आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं वो है आवेश वाहकों की गतिशीलता। आपने इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ के रखा है आवेश वाहक, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोला गया था, चार्ज कैरियर्स। क्या होते हैं आवेश वाहक? वेरी सिंपल, किसी भी कंडक्टर में चालक में ऐसे पार्टिकल जिनके पास आवेश होता है और जब वो उस कंडक्टर के भीतर गति करते हैं तो करंट बनती है। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, आवेश वाहक। समझ में आया? तो आवेश वाहक किसी कंडक्टर के भीतर ऐसे कण होते हैं जिनके पास आवेश हो और जो वैद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं, जो वैद्युत धारा के प्रवाह में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उनकी वजह से करंट बनती है, तो उन्हें आवेश वाहक कहते हैं, चार्ज कैरियर। आज उनके साथ हमने एक आर्टिकल लगा के रखा है आवेश वाहकों की गतिशीलता। गतिशीलता मतलब उनकी मोबिलिटी। मतलब ये है कि आपने देखा अलग अलग मटेरियल में अलग अलग चार्ज कैरियर हैं। अगर हम ठोस पदार्थ लेते हैं तो उनमें आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिक्विड लेते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, उसमें आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, आयंस करते हैं, कैटायन और एनायन। इसके बाद हमने गैसेस लिया। वैसे तो गैसेस में चार्ज कैरियर नहीं होते, लेकिन अंडर अ सर्टेन प्रेशर रेंज उसमें भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, और जब फ्लो होगी तो चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता मतलब किसी भी मटेरियल में जो भी चार्ज कैरियर है वो कितना ज़्यादा गतिशील है या कितना कम गतिशील है, ये आज हमको स्टडी करना है। गतिशीलता पर डिपेंड करेगी कि उससे हम किस प्रकार का काम ले सकते हैं। गतिशीलता पर ही डिपेंड करेगी कि हम उससे किस प्रकार का काम ले सकते हैं। जैसे फिर से एक चीज़ आप समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। गतिशीलता का मतलब क्या होगा? हमारे पास बहुत तरह के मटेरियल हैं, कोई प्लास्टिक है, कोई धातु है, कोई किसी प्रकार का, धातुओं में भी कोई एल्यूमिनियम है, कोई कॉपर है, कोई आयरन है। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल है हमारे पास। इन सब के पास चार्ज कैरियर्स हैं, आवेश वाहक हैं इन सब के पास। तो जब ये आवेश वाहक चलेंगे और करंट बनाएंगे, तो किसी भी पदार्थ में जब ये आवेश वाहक चलेंगे तो किस मटेरियल में कौन सा चार्ज कैरियर स्पीड ज़्यादा होगी या स्पीड कम होगी, ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा या बहुत तेज गति नहीं करेगा, ये यहाँ से सीखने का मौका आपको मिलेगा। अब बताइए, आपको कुछ समझ में आया? किसी भी पदार्थ में कोई भी आवेश वाहक की गतिशीलता ज़्यादा है या गतिशीलता कम है, ये हमको सीखने का मौका मिलेगा। गतिशीलता से ही, मैंने आपको बताया कि गतिशीलता से ही ये डिसाइड होगा कि आप उस मटेरियल को कौन सी डिवाइस में यूज़ करेंगे। भाई डिवाइस बनाएंगे आप, जैसे आप देखते हैं कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आप अगर लेने जाएंगे तो 3000-4000 में भी मल्टीमीडिया मोबाइल आपको मिल जाएगा, और वहीं अगर आप लेने जाओ तो 1 लाख में भी मल्टीमीडिया मोबाइल मिलता है। समझ रहे हैं फ़र्क क्या है दोनों में? आप दोनों का फ़र्क साफ देखते हैं। जो सस्ती क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें अगर आपने कोई वीडियो शूट किया है कहीं पर, फिर आप जब देखते हैं तो वो उतनी उसकी मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, वो बीच बीच में रुक रुक कर चलता है। आपने देखा होगा, आवाज़ आती रहती है, वीडियो उसका रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है। लेकिन जब बड़ी अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन्स आप लेते हैं, महंगे लेते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, तो उनमें आप कोई भी वीडियो शूट करें, जब आप उसको चलाते हैं अपने सामने, तो उसका वीडियो कभी रुकता नहीं है, आवाज़ के साथ लगातार उसका वीडियो चलता ही रहता है। उसमें आपको ये टाइम लैग नहीं दिखेगा, रुकेगा नहीं बीच बीच में कि रुक रुक कर चल रहा है, ये चीज़ आपको महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए हैं जिनमें चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी, चार्ज कैरियर्स का जो
गतिशीलता है वो ज़्यादा है। तो चार्ज कैरियर्स की गतिशीलता किस मटेरियल में किस चार्ज पार्टिकल की गतिशीलता ज़्यादा है या कम है, ये समझने का मौका मिलेगा, और इसी बेसिस पर हम इससे बनने वाली डिवाइसेस भी बनाते हैं। तो ठीक है, क्या होती है गतिशीलता, कैसे हम डिसाइड करेंगे इसको? बड़ा आसान है। कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, कोई भी मटेरियल जिसके पास कोई चार्ज कैरियर हो। बाय चांस हमने अलग अलग मटेरियल्स के सैंपल ले लिए, या आप एक ही मटेरियल लिया, हमने कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, आयरन ले लिया, कुछ भी ले लिया, और उसका एक तार लिया और उसके तार के दोनों सिरों के बीच हमने एकांक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। एकांक वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र लगाया जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलॉम, और एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो हमने एक कंडक्टर लिया, उसके दोनों सिरों के बीच हमने 1 न्यूटन प्रति कूलॉम या 1 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब जब हम एक एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जी वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उस मटेरियल के भीतर जितने भी आवेश वाहक होंगे उन सभी आवेश वाहकों पर एक बल आरोपित करता है। आपको याद होगा, अभी हमने अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ी थी कि जब आप चालक तार के सिरों के बीच बैटरी लगाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसके सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। विभवांतर की वजह से क्या होता है, चालक तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये वैद्युत क्षेत्र ही क्या करता है, हर आवेश पर बल लगाता है, और इस बल की वजह से ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमित होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए जब आप वैद्युत क्षेत्र लगाते हो तो उनमें थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो चार्ज को किसी भी दिशा में चलाती है। थर्मल वेलोसिटी से आवेश के चलने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे चार्ज कैरियर्स पर एक ही डायरेक्शन पर फोर्स लगाता है, और वो सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो आवेशवाहक एक ही दिशा में ड्रिफ्ट होते हैं। हम ये नहीं कहते कि आवेशवाहक एक ही दिशा में चलते हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन पे ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उनका जो ऊष्मीय वेग है वो बहुत तेज स्पीड है उसकी। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करता है अपनी अपोजिट डायरेक्शन पे, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ईच एंड एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप भी समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे। हमने इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, 1 न्यूटन प्रति कूलॉम, 1 वोल्ट प्रति मीटर, या साइंस की भाषा में हम इसी को क्या बोलते हैं कि हमने एकांक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो जब भी हम बोलेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र, आप क्या समझ जाएंगे, 1 न्यूटन प्रति कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड या 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। समझ गए अब आप कि 1 न्यूटन पर कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जितने भी चार्ज कैरियर उसके अंदर होंगे सबके सब क्या करना शुरू कर देंगे, सबके सब ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितनी स्पीड में वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे उस स्पीड को ही हम बोलेंगे आवेशवाहक की गतिशीलता। बस इतना सा ही इसका डेफिनेशन है, आप मान सकते हैं। तो क्या परिभाषा हम बना सकते हैं, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेशवाहक में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है या जितने वेग से अनुगमित होने लगते हैं
उसे ही हम उन आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। नहीं समझ में आई? फिर से सुनिए और इसके बाद सभी लोग हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। क्या मैंने बताया? किसी भी चालक तार के दोनों सिरों के बीच क्या लगाना है आपको? वैद्युत क्षेत्र। कितना लगाना है? 1 कूलॉम, 1 न्यूटन पर कूलॉम या 1 वोल्ट पर मीटर। जैसे ही आप लगाओगे सारे आवेश वाहक क्या करने लगेंगे? कुछ उनमें अनुगमन वेग आ जाएगा, एक निश्चित अनुगमन वेग से अनुगमित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना उनमें अनुगमन वेग आएगा उसी को हम उस आवेश वाहक की क्या बोल देंगे? गतिशीलता। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि कितना वैद्युत क्षेत्र लगाने के लिए बताया जा रहा है? 1 अंक। आप 2 न्यूटन पर कूलॉम, 2 न्यूटन पर कूलॉम लगाएंगे। अगर 2 न्यूटन प्रति कूलॉम लगा लिया तो जितना अनुगमन वेग पैदा होगा, क्या उस समय अनुगमन वेग पैदा नहीं होगा? होगा। लेकिन जितना अनुगमन वेग आवेश वाहकों में आएगा उसे हम गतिशीलता नहीं बोलेंगे। हम केवल किसको गतिशीलता बोलेंगे? जब एक वैद्युत क्षेत्र लगाओ और जितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाए वही उस आवेश वाहक की गतिशीलता। बस एक बार और सुन लीजिए और लिख लेते हैं परिभाषा। किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से चालक तार के अंदर उपस्थित आवेश वाहक जितने वेग से अनुगमित होने लगते हैं या आवेश वाहकों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है उसे ही उन आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। समझ आ गया सभी को? तो नोट कर लेते हैं इस डेफिनेशन को, आप भी नोट कर लीजिए। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच किसी चालक के दोनों सिरों के बीच किसी चालक के दोनों सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित आवेश वाहकों में जितना अनुगमन वेग को Vd से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको याद है? D एज अ सफिक्स। उपस्थित आवेश वाहकों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है उसे ही उन आवेश वाहकों की गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई गतिशीलता की। एक बार फिर से देखिए, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित आवेश वाहकों में जितना अनुगमन वेग उत्पन्न होता है उसे ही उन आवेश वाहकों की गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता को रिप्रेजेंट करने का हमने एक सिंबल बनाया है म्यू। म्यू समझते हैं ना आप? आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी। लिख देंगे आवेशों की गतिशीलता को आवेशों की
गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेशों की गतिशीलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप चालक के सिरों के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करेंगे? एकांक। ठीक है, सुनिए, और जितना अनुगमन वेग पैदा हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? गतिशीलता। बाई चांस एज एग्जाम्पल हमने 5 न्यूटन पर कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इसके दोनों सिरों के बीच, 5 न्यूटन प्रति कूलॉम का, और इसमें जो आवेश वाहक हैं उनमें अनुगमन वेग पैदा हो गया 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। 2 मिलीमीटर पर सेकेंड अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने? 5 न्यूटन पर कूलॉम। ऐसा करने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों में कितना अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ? 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आप बता सकते हैं कि आवेश वाहकों की गतिशीलता कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, 2 अनुगमन वेग पैदा हुआ, तो क्या हम 2 को आवेश वाहकों की गतिशीलता कह दें? कहें कि मत कहें? अभी ना कहें। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो अनुगमन वेग पैदा होता है उसे हम गतिशीलता बोलते हैं। और हमने कितना लगाया है? 5 वैद्युत क्षेत्र लगाने से 2 मिलीमीटर पर सेकेंड का अनुगमन वेग पैदा होता है। तो एक वैद्युत क्षेत्र लगाने से कितना पैदा होगा? 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 0.4 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए, ये है गतिशीलता या ये है गतिशीलता? ये गतिशीलता है, क्योंकि ये एक वैद्युत क्षेत्र लगाने से उत्पन्न हुआ है। अब बाई चांस मैंने कोई कंडक्टर लिया, ये एक चालक है मेरे पास, और इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच हमने ये वोल्टेज का एक सोर्स जोड़ दिया। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित हुआ वो E के बराबर हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे या जो भी चार्ज कैरियर्स थे उनमें अनुगमन वेग पैदा हो गया Vd। ये क्या चीज़ है? ये है चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। और ये क्या है? तो ये कंडक्टर है, ये एक चालक है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से आवेश वाहकों में कितना अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ? Vd। ई वैद्युत क्षेत्र लगाने से अनुगमन वेग कितना उत्पन्न हुआ? Vd। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से यदि किसी चालक में ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित आवेश वाहक उसमें उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित आवेश वाहकों का अनुगमन वेग Vd है, तब आवेश वाहकों की गतिशीलता आवेश वाहकों की गतिशीलता
म्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा बता सकते हैं आप मुझे? देखो बउआ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना अनुगमन वेग पैदा हुआ? Vd। तो क्या Vd को हम गतिशीलता बोल सकते हैं? नहीं, बल्कि उस अनुगमन वेग को गतिशीलता बोलेंगे जो एक वैद्युत क्षेत्र लगाने से पैदा होगी। तो अगर ई वैद्युत क्षेत्र लगाने से Vd अनुगमन वेग आया है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाएगा? आंसर है Vd अपॉन ई के बराबर। तो Vd अपॉन ई को हम बोलेंगे आवेश वाहकों की गतिशीलता, क्योंकि इतना अनुगमन वेग उनमें आएगा जब आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? Vd अपॉन ई। ठीक है, जहां Vd आवेश वाहकों का अनुगमन वेग है और कैपिटल ई है आरोपित वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, अब क्योंकि ये एक नई क्वांटिटी हमने स्टडी की है, तो हम इसके बारे में और भी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। जैसे ये जो गतिशीलता है, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो गतिशीलता का मात्रक निकालिए। गतिशीलता का मात्रक, अगर आपको मोबिलिटी का यूनिट चाहिए तो आप Vd का भी यूनिट लिख दो और आप E का भी यूनिट लिख दो, दोनों की यूनिट लिखेंगे और आपको म्यू का यूनिट मिल जाएगा। Vd क्या है? अनुगमन वेग। इसका मात्रक बताइए। इसका मात्रक आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है? अनुगमन वेग का नहीं बताया गया है। अच्छा, देख लो, अनुगमन वेग का मात्रक बताया है कि नहीं बताया गया आपको? नहीं बताया गया है और आपको मालूम भी नहीं है। अरे भाई, ये क्या है? अनुगमन वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको इतना दिमाग में नहीं आया कि कुछ भी हो, लेकिन है तो ये अनुगमन वेग ही। हम औसत वेग लगा दें, तात्क्षणिक वेग लगा दें, तो ऊष्मीय वेग लगा दें, अनुगमन वेग लगा दें, पर बेसिक क्वांटिटी क्या है? ये बेसिक क्वांटिटी तो वेग ही है। तो जो वेग का मात्रक होगा वो इन सब का मात्रक हो जाएगा। तो उसमें इतना सोचने की बात क्या है? मार पन्ना पलटने लगे बहुत ज़्यादा से आप लोग। अरे वेग ही तो है, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ठीक है, अनुगमन वेग का मात्रक भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो बताने की जरूरत थी क्या हमको? तो फिर क्यों पन्ने पलट रहे थे? अनुगमन वेग का मात्रक क्या लिख देंगे? मीटर प्रति सेकंड। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए। वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक, एक न्यूटन प्रति कूलॉम भी है और एक क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर भी है। तो जिससे आप कैलकुलेट करना चाहो वो आप ले लो, दोनों से कर लेते हैं, दो यूनिट बन जाएंगे। एक हम सबसे पहले लगाएंगे न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, तो इससे क्या यूनिट बनेगा? देखो, मीटर और ये कूलॉम ऊपर आ जाएगा, ये पलट करके नीचे नंबर पलट जाएगा ना, तो कूलॉम ऊपर आ जाएगा। यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। एक तो ये यूनिट बन जाएगा, मीटर कूलॉम अपॉन न्यूटन सेकेंड। एक यूनिट और बना सकते हैं जब आप ई को वोल्ट पर मीटर लिखेंगे, उसको भी लिख के बना सकते हैं। अथवा देखिए, Vd की जगह पर क्या लिखेंगे? इसका अनुगमन वेग का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मीटर तो ऊपर है न्यूमरेटर में,
ये पलट जाएगा नंबर, तो ये मीटर भी ऊपर आ जाएगा इस मीटर के साथ, तो ये बना लेगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। ये भी एक यूनिट रहेगा गतिशीलता का। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता में आप 2 यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये यूनिट यूज करें, विच इज कूलॉम इंटू मीटर अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर आप दूसरा यूनिट यूज करना चाहते हैं तो आप दूसरा यूनिट यूज कर सकते हैं, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, जो आपकी मर्जी वो आप यूज कर लें। तो ये यूनिट हो गया गतिशीलता का। अभी आपको गतिशीलता का डायमेंशंस पता लगाना है, विमाएं क्या होंगी, ठीक है। तो चलिए मालूम कर लेते हैं सभी लोग। म्यू की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी। कैसे पता लगाएंगे डायमेंशंस मोबिलिटी की? बड़ा सिंपल है। आपको अगर म्यू की डायमेंशंस चाहिए तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप उसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर आप चाहें मात्रक से निकालना तो मात्रक से भी जा सकते हैं। हम आज मात्रक से निकालते हैं, ज़्यादा इजी मुझे लग रहा है। ये वाला यूनिट यूज़ कर लो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है इस पे? मीटर का डायमेंशन बताइए, एल। वेरी गुड। तो मीटर का डायमेंशन एल। कूलॉम, कूलॉम आवेश का यूनिट है और आवेश की डायमेंशंस क्या होती हैं? AT। आवेश की डायमेंशंस AT अपॉन न्यूटन, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस याद है आपको? MLT-2। वेरी गुड। MLT-2 इनटू सेकेंड, सेकेंड की डायमेंशन होगी T, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये T को हम इस T से कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, इसे ऊपर भेजिए, तो M-1, L को जरा चेक करिए। ओ, L से तो L भी कैंसिल हुआ जा रहा है, तो M-1, फिर इसको ऊपर भेजोगे T2 और A। देख लो, चेक करो जरा, M-1 T2A, ये डायमेंशन आ जाएगी मोबिलिटी की। तो गतिशीलता की ये विमाएं मिल गई हमको, देखिए, ठीक है। नहीं समझ आया? मात्रक भी कर लिए और विमाएं भी हमने कर ली गतिशीलता की। आप विमाओं से ही समझ सकते हैं। देखो, वैसे विमाओं से एक चीज जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहां पर m में पावर -1 लगी है, इसका मतलब m कहाँ होना चाहिए? अपॉन में। ऊपर कौन रहेगा? T² और A। इसका मतलब जो गतिशीलता है वो टाइम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, एम्पियर करंट के भी अनुक्रमानुपाती है, लेकिन द्रव्यमान के विलोमानुपाती है। क्यों? समझ गए आप? क्योंकि इसमें m में क्या पावर लगी है? -1, तो इसको कहाँ आना चाहिए? तो द्रव्यमान के विलोमानुपाती। द्रव्यमान किसका? आवेश वाहक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? आवेश वाहक का द्रव्यमान। जो भी आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आयन है तो आयन का द्रव्यमान, जो भी चार्ज कैरियर है उसका मास। ये टाइम है और ये करंट है। तो ये डायमेंशंस भी हो गई। हम इसमें चाहें, देखो VD का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, डिराइव भी कर चुके हो, तो हम चाहें तो VD का वो फॉर्मूला लिखेंगे और हमें म्यू का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए पहले, और इसके बाद हम म्यू के और भी फॉर्मूले जो VD की वैल्यू लिखने से मिलेंगे उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होंगे। तो प्लीज़ आप जल्दी से नोट कर लें इसे, ओके। गतिशीलता का जो फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है वो है VD/E। अगेन, कैन यू टेल मी व्हाट इज VD हियर? VD क्या चीज है?
भिनभिनाहट। वीडी है आवेश वाहकों का अनुगमन वेग। ई क्या चीज है? चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित वैद्युत क्षेत्र। समझ आ गया? अच्छा, वीडी का फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूले को देखिए। बट वी नो दैट drift velocity of the charged particles is given by। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, अभी अभी लिखा बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स इज गिवन बाय। किसी आवेश वाहक की आप पार्टिकल की जगह कैरियर कर सकते हैं। किसी भी आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होता है उसका सूत्र क्या है बताइए? माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये क्या है बताइए? किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। और मैं बात कर रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का अनुगमन वेग। देखो इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आपने किसके लिए बनाया था? मेनली इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए आपने इस जगह पर क्या यूज किया है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे अनुगमन वेग का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का मत बताओ, किसी आवेश का बताओ, इसके पास Q आवेश हो, तो आप क्या फॉर्मूला बताएंगे? बताइए। आप क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने यूज किया है, इसकी जगह पर आप उस कैरियर का चार्ज यूज कर लो। तो मान लिया उस कैरियर का चार्ज कितना है? Q। समझ नहीं आया आपको? आ गया? तो किसी भी आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होगा उसके लिए ये फॉर्मूला होता। हम चाहें तो Vd की जगह ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। Therefore, what will be the value of mu? Mu is equal to Vd. In place of Vd, we will put Q into E upon m into tau. Q into E into tau upon m। ये किसकी जगह लिख दिया मैंने? Vd की जगह। अभी भी डिनोमिनेटर में क्या लिखना बाकी है आपको? E लिखना बाकी है, तो डिनोमिनेटर में हमने E लिख दिया। अब E से ये E हमने कैंसिल कर दिया। देखिए, Therefore, the mobility of any charge carrier will be equal to Q into tau upon m। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया? समझ आ गया? तो हमने बस क्या कर दिया है, जो गतिशीलता का फॉर्मूला था Vd अपॉन E, उसमें हमने अनुगमन वेग का सूत्र लगा दिया बस, और ये फॉर्मूला मिल गया Q अपॉन m इंटू टाउ। तो बताइए ये गतिशीलता किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की है या किसी भी आवेश वाहक की है? किसी भी आवेश वाहक की है। वेरी गुड। अब आपको समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज इसमें से हम और आपको बताना चाहते हैं, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दिस फॉर्मूला यू आर सीइंग दैट हियर Q अपॉन m इज यूज्ड। Q अपॉन m को प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताऊं Q क्या चीज है? आवेश वाहक का आवेश। और m क्या चीज है? आवेश वाहक का द्रव्यमान। इतनी चीज का हमने एक नाम रखा हुआ है पहले से ही। इसको बोला जाता है आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश। अगर किसी भी आवेश के आवेश में किसी भी आवेशित कण के आवेश में द्रव्यमान से भाग दे दें, तो वो एक जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसको हम उस आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे?
विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? आंसर है किसी भी आवेशित कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। Q/M क्या चीज है? आवेशित कण का आवेश। और M क्या चीज है भैया? बोलिए क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान। और इसको कहा क्या जाएगा? इसको बोलेंगे आवेशित कण का आवेशित कण का विशिष्ट आवेश। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो आगे से ये भी आप याद रखिए कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल लीजिए और उसके आवेश में अगर उसके द्रव्यमान से आप भाग दे देंगे तो इसे हम उस आवेश का क्या बोला करेंगे? विशिष्ट आवेश बोला करेंगे इसको हम। ध्यान रहेगा आप सभी को। तो इसे हम बोला करेंगे आवेश वाहक का विशिष्ट आवेश या आवेशित कण का विशिष्ट आवेश। तो ये म्यू की वैल्यू निकल करके मिली हमको, देखिए। ठीक है, अब देखिए जो डायमेंशन अभी आपने निकाली थी, डायमेंशन क्या निकाली थी? a इंटू टी स्क्वेयर इंटू m-1 ऐसा कुछ निकाला था, जिसमें आपने बोला m को कहाँ आना चाहिए? नीचे। ऊपर में क्या क्या रहेगा? a और t स्क्वेयर। प्रमाण मिल गया। आ गया देखो, q की जगह पर क्या लिखोगे? at। टाउ क्या है? टाइम ही तो है, रिलैक्सेशन टाइम। और अगर ये टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? t। तो q की जगह at, इसकी जगह पर t, तो at इंटू टी क्या हुआ? at स्क्वेयर अपॉन m। वही तो है पूरा, देख लो ना आप, at स्क्वेयर अपॉन m वही लिखा है जो अभी डायमेंशंस आपने निकाली थी। समझ आया आपको? ओके। तो ये किसी भी आवेश वाहक का गतिशीलता का फॉर्मूला है। अब अगर हम आपसे पूछें कि मुझे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का फॉर्मूला बताइए, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का, ये किसी भी आवेशित कण की गतिशीलता का फॉर्मूला है। हम चाहते हैं कि आप मुझे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का फॉर्मूला, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या मिलेगी बताओ? कहां पर क्या लिखोगे आप? Q की जगह पर क्या लिखोगे? E। वेरी गुड, माइनस E लिख दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, बट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सभी लोग जानते हैं। तो Q की जगह पर हम बेटा क्या लिख देंगे? माइनस E अपॉन M। किसका लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का, सिंपल। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख दिया तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। और टाउ लिख देंगे रिलैक्सेशन पीरियड। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स को हिंदी में हम छिद्र भी कहते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम रखा गया है कोटर। अब ये हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए एक नया शब्द है, लेकिन मुझे पता है, आई नो कि ये आपको मालूम है। बस फर्क इतना है कि अभी इस नाम से उसको नहीं बताया गया है आपको। सुनिए, होल किसको कहा जाता है?
कोटर किसको बोलते हैं? आपको याद होगा, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर, कोई भी मटेरियल अगर है मेटेलिक कंडक्टर, तो उसमें रूम टेम्परेचर अगर पर उसको हमने रखा है, रूम टेम्परेचर पर, तो उसमें कितने तरह के पार्टिकल होते हैं? 3 तरह के पार्टिकल। वेरी गुड। एक होता फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे वो वाले एटम्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा चुका है। बाहर मतलब मटेरियल के बाहर नहीं, परमाणु के बाहर। और तीसरे प्रकार के पार्टिकल वो हैं, वो एटम्स हैं जिनमें से अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। तो अब आप जानते हैं इन तीनों में जो दूसरे प्रकार का पार्टिकल हमने बताया आपको, जो एक एटम था, रूम टेम्परेचर आने पर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर हो गया। तो अब जो ये चीज बची है ना, इसको होल कहा जाता है, इसको कोटर बोलते हैं। और ये किसकी तरह व्यवहार करता है? धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला गया, तो अब इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, धनावेशित परमाणु है पूरा का पूरा। भाई परमाणु है पूरा पूरा, उसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला है, अभी पूरा का पूरा परमाणु यही बैठा है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? कोटर। इसको क्या बोला जाता है? कोटर। इसको छिद्र भी बोलते हैं और इसे होल्स भी कहते हैं। दोबारा ये शब्द फिर से आएगा आपको पढ़ने, आपकी पढ़ाई में। कब? जब आप सेमीकंडक्टर का लेसन पढ़ेंगे, अर्धचालक का एक लेसन पढ़ने को मिलेगा आपको, वहां पर फिर से ये नाम आएगा। लेकिन क्योंकि किसी भी मटेरियल के भीतर ये भी एक आवेशवाहक होता है, इसलिए हम इसका जिक्र करना चाहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बताई, अब हम होल्स की मोबिलिटी बताना चाहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि कोटर क्या होता है, तो आप बता पाएंगे? अभी नहीं बता पाएंगे। क्या होता है कोटर? बोलिए। किसी पदार्थ के भीतर रूम टेम्परेचर पर जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, उन परमाणुओं के पास कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। और उन्हीं धनावेशित परमाणुओं को ही हम क्या बोलते हैं? कोटर। अब बता पाएंगे क्या? अभी भी नहीं बता पाएंगे? अभी भी नहीं बता पाएंगे? एक बार और सुनिए। किसी पदार्थ के भीतर जिन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसा बाहर चला गया, वो परमाणुओं के पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोटर, होल्स, छिद्र, इन्हीं को कहा जाता है। आप बता लेंगे? ना बताए पैयो तुम कबहूं, कुछ आवाज ही नहीं आती तुम्हारी। मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, म्यू एच, इसको हम मोबिलिटी ऑफ होल्स है तो म्यू एच से लिखेंगे। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था, मोबिलिटी ऑफ होल्स कैसे लिखेंगे बताइए? चार्ज की जगह होल्स का चार्ज लिखना पड़ेगा। अब बताइए होल्स के पास कितना आवेश होता है? कैसा आवेश होता है पहले ये बताइए? धनावेशित। कितना होता है ये बताइए? अरे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश नहीं होता इसके पास। तो क्या लिखना चाहिए आवेश की जगह? प्लस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये होल्स की मोबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और ये कोटरों की गतिशीलता। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कोटरों में किसकी गतिशीलता अधिक होती है? अमन को मालूम है किसकी गतिशीलता अधिक होती है? नहीं मालूम? बताइए किसकी गतिशीलता ज्यादा होगी? देखो ध्यान से सुनो सभी लोग, बड़ा अच्छा है और बड़ा आसान है। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना, आपको सारे जवाब यहां मिलेंगे। अब देखिए, कोशिश करिए। दोनों के पास ई है, एक के पास माइनस, एक के पास प्लस है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकली माइनस और प्लस कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। समझ आया? तो दोनों के पास ई है, दोनों के पास टाउ है,
दोनों के पास m है, लेकिन m दोनों का अलग अलग है। कुछ समझ में आया? तो मोबिलिटी अगर दोनों की हम चेक करेंगे तो मास पे दोनों की मोबिलिटी, सॉरी यहां पर मास ऑफ होल लिख देते हैं, जिसका अब देखो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, इसका मतलब क्योंकि ई और टाउ तो दोनों में है। अब मोबिलिटी द्रव्यमान पर डिपेंड करने लगी। अगर गतिशीलता द्रव्यमान पर निर्भर करती है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिशीलता, हाँ जी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिशीलता, आवाज ही नहीं आती, उसकी गतिशीलता कम, और जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिशीलता ज्यादा, क्योंकि विलोमानुपात में है। बात समझ आ रही है आपको? तो अब मुझे बताएं किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कि होल्स का? होल्स का द्रव्यमान ज्यादा होता है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एटम है और एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकला है, बाकी पूरा का पूरा एटम धरा का धरा है, ये इसका तो द्रव्यमान वैसे भी ज्यादा होगा। समझ आ गया? तो होल्स का मास ज्यादा है और होल्स का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए होल्स की मोबिलिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। तो किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन भी हैं, होल्स भी हैं। जब आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सबसे तेज कौन भागेगा? जिसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। किसकी गतिशीलता ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा। और ऑब्वियस है, हल्का भी है। आप ही हल्का आदमी जो है तेज दौड़ सकता है, और जिसका वजन बहुत भारी हो गया तो वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकता। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन द मास ऑफ होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होल्स के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। Therefore, mobility of electron will be very very greater than the mobility of holes. तो किसी भी मटेरियल के भीतर इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर में गतिशीलता किसकी अधिक होती है? इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता अधिक होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी मटेरियल में दोनों हैं और दोनों में आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जिसके सिरों के बीच अप्लाई करेंगे तो सबसे तेज दौड़ने का काम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। और दौड़ेगा तो होल भी, लेकिन वो उतनी स्पीड में नहीं दौड़ पाएगा जितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन दौड़ा है। अभी भी नहीं समझ में बात आई आपको? आ गया समझ में? ठीक है। तो ये गतिशीलता के बारे में बहुत सारी चीजें, और हमने न सिर्फ गतिशीलता के बारे में सीखा बल्कि एक बड़ी अच्छी चीज आज सीखी गई है। क्या सीखा है? विशिष्ट आवेश। क्या होता है विशिष्ट आवेश? किसी भी आवेशित कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। सीखिए थोड़ा सा ये सब करना। हर एक चीज हम आपको लिख के दिखाते रहते हैं। क्या लिखेंगे विशिष्ट आवेश की परिभाषा? किसी आवेशित कण के आवेश किसी आवेशित कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इसका मात्रा क्या होता है विशिष्ट आवेश का? सोचिए, विशिष्ट आवेश का यूनिट बताइए मुझे। बताइए। नहीं समझ आ रहा है? अच्छा,
कोई बात, हाँ बता रहे हैं क्या? अभी तक किसी भी राशि का मात्रक निकालना हमने आपको कैसे बताया है? उसके फॉर्मूले से। तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या है? Q/M। तो इससे आप इसका मात्रक नहीं निकाल पाएंगे क्या? निकाल लेंगे। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ये कुछ बात आपको समझ में आई? तो विशिष्ट आवेश का मात्रक कूलॉम प्रति किलोग्राम होता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटी सी टेबल है हमारे पास मोबिलिटी से रिलेटेड, उसको भी हम बना के आपको दिखाते हैं, और आप चाहें तो उसे आप याद भी कर सकते हैं। उसको देखने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस मटेरियल में किस पार्टिकल की मोबिलिटी ज़्यादा होती है और किस मेटल में किस पार्टिकल की मोबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये टेबल केवल एक आपको छोटा सा आइडिया देगी। आप याद करेंगे तो भी अच्छा है, आप नहीं याद करेंगे तो भी ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम वो टेबल बना देते हैं एक छोटी सी। ओके, जल्दी से नोट करिए। ये है वो छोटी सी टेबल जो कि आपको एक आइडिया देती है कि मोबिलिटी के बारे में, चार्ज कैरियर्स के। देखो, हमने दो पार्टिकल्स के, दो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी का टेबल बनाया है। एक चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। और दूसरा चार्ज कैरियर कौन है? होल्स। अब होल्स आप समझने लगे, किसको बोलेंगे होल्स? पदार्थ के भीतर जिन परमाणुओं से ऐसा इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है, वो जो परमाणु बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं होल्स। उसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये एक मटेरियल है सिलिकॉन। इसमें ये जो सिलिकॉन और एक ये आप देख रहे हैं जिसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ये दोनों ही मटेरियल ना सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब दोनों पदार्थ अर्धचालक हैं। अर्धचालक का मतलब इनमें आधे गुण चालकों के हैं और आधे गुण अचालकों के हैं। समझ में आया? ये चालक और अचालक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों के बीच की कड़ी है ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। तो सिलिकॉन अगर मटेरियल आप लेते हैं तो सिलिकॉन के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी होती है? 1350 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और वहीं होल्स की मोबिलिटी 480 ओनली। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल की तुलना में हल्का होता है, इस वजह से। गैलियम आर्सेनाइड में अगर हम देखें, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और भी ज़्यादा, 8000 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। वहीं होल्स की मोबिलिटी केवल और केवल 300 बस। तो गैलियम आर्सेनाइड में या कहीं पर भी सबसे ज़्यादा मोबाइल पार्टिकल कौन सा है? सबसे ज़्यादा मोबाइल पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, और होल्स की मोबिलिटी कम होती है। डायमंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है? 1800, और होल्स की कितनी है? 1200। तो इस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि हर जगह इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसी है? ज़्यादा, और होल्स की मोबिलिटी कैसी है? कम, जो कि अभी हमने बताया आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो दो मटेरियल है ना, ये दोनों मैंने बताए कौन से मटेरियल हैं? सेमीकंडक्टर। दोनों के दोनों अर्धचालक हैं। इनमें से एक सेमीकंडक्टर से एलईडी बनाया जाता है और एक सेमीकंडक्टर से सोलर सेल बनाई जाती है। इसका बनाते हैं एलईडी और इसका बनाते हैं सोलर सेल। याद रखिए, फिर से पढ़ने को मिलेगा। क्या करेंगे जब सेमीकंडक्टर लेसन पढ़ने को मिलेगा तो फिर से आएगा ये कि गैलियम आर्सेनाइड का हम क्या बनाया करते हैं। जो ये एलईडी जल रहे हैं ना आपके,
ये सब गैलियम आर्सेनाइड हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं, इनके बनाए जाते हैं। ये सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, इसका बनाया जाता है सोलर सेल, जो कि सोलर पैनल में लगा के आप अपनी घर में रख के बैटरी चार्ज करते हो, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हो, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कितना अजीब है ना, दो के दोनों ही क्या हैं, सेमीकंडक्टर, लेकिन एक से एलईडी ही बनेगा और दूसरे से सोलर सेल ही बनेगा। इसका सोलर सेल और इसका एलईडी नहीं बन सकता, इससे एलईडी ही बनेगा, इससे सोलर सेल ही बनेगा, इसका सोलर सेल और इसका एलईडी नहीं बन सकता। क्यों? गतिशीलता की वजह से। समझ रहे? अभी हम शुरू में बोल रहे थे ना आपसे कि गतिशीलता से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस मटेरियल की कौन सी डिवाइस बनानी है। उस वक्त अभी हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब सेमीकंडक्टर में एलईडी, सोलर सेल ये सब पढ़ेंगे, उस वक्त हम आपको बताएंगे कि क्यों हम इसी का एलईडी बनाएंगे और क्यों हम उसी का सोलर सेल बनाएंगे। क्योंकि आज हम इसका लेसन तो पढ़ नहीं रहे, केवल इतना आपको समझना है, बिकॉज देयर मोबिलिटीज आर डिफरेंट। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग है, गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन की ही मोबिलिटी अलग है। मटेरियल बदल गया, पार्टिकल नहीं बदला। देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में भी, गैलियम आर्सेनाइड में भी इलेक्ट्रॉन ही है। बस फर्क इतना है कि ये सिलिकॉन में था और ये गैलियम आर्सेनाइड में है। तो देखो एक ही पार्टिकल है, गैलियम आर्सेनाइड में बहुत तेज भागता है, सिलिकॉन में धीरे धीरे चलता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे आप लोगों में है, अभी खेलने को बोल दिया जाए तो आप बहुत फुर्ती आ जाती है आप में, पढ़ाई करने को बोल दिया जाता है तो ढीले पड़ जाते हो, बोले बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत गर्मी बढ़ रही है, फलाना है, ढिमका है, ये सब बोलने लगते हो। होता है कि नहीं? ऐसा होता नहीं होता? आपके साथ ऐसा होता है? ठीक है, ओके। तो सिलिकॉन और ये गैलियम आर्सेनाइड। अब बताइए समझ आ गया आपको? तो आज हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है? आवेश वाहकों की गतिशीलता के बारे में पढ़ा। किससे प्रदर्शित करते हो आवेश वाहकों की गतिशीलता को? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगा उसी को हम मोबिलिटी बोलेंगे। यूनिट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी, मोबिलिटी ऑफ होल्स पढ़ा आपने। उनमें यह भी देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। कुछ मटेरियल्स भी हमने देखे और इसी को पढ़ते पढ़ते बीच में एक बड़ी अच्छी सी चीज़ पढ़ी हमने, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब विशिष्ट आवेश, और विशिष्ट आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलॉम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया। और देखिए मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ। ओम का नियम क्लास 10th में पढ़ा है आपने, तो ओम का नियम पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगली क्लास को। आप जरूर क्लास में प्रेजेंट रहें, उसको देखें, ओम्स लॉ को, कि ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है आपको। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।